हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि 19 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने अच्छा मार्क किए होंगे या अच्छे अंक लेकर आप आए होंगे। तो जिन लोगों के अंक अच्छे हैं वो अपनी निरंतर मेंस की तैयारी में लग जाएं, और जिन बच्चों के मान लीजिए कि अंक कम आ रहे हैं, उनकी अपेक्षा के अनुसार कम आ रहे हैं या जितना भी महात्मा गांधी ने कट ऑफ बताया है उससे कम है, वो दोबारा से अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में लगें और पेपर को आप एनालिसिस करें, समझें और फिर उसी के बेसिस पर आप अपनी आगे की प्रीलिम्स की तैयारी जारी रखें। बहरहाल जिन लोगों के मार्क्स अच्छे हैं या जिन लोग 70 प्लस या 75 के आसपास हैं वो आपकी निरंतर मेंस की तैयारी में जुट जाएं। यद्यपि आपके पास 5 महीने हैं पर समय बहुत तेज़ गति से निकलता है, इसीलिए आप समय को न गंवाते हुए अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं। आज महात्मा गांधी के इस ऑनलाइन मंच पर हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो हाल ही में 19 जून को आपका पेपर हुआ है, उस पेपर में अलग अलग जो भी विषयों से क्वेश्चन आए हैं उन पर हम एक थोड़ा डिस्कस करें और जानें कि आपका किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और उनके किस प्रकार उनको सॉल्व करना चाहिए। तो आप, मेरा नाम प्रसून चतुर्वेदी है और आप मेरे साथ जो मध्य प्रदेश के प्रश्न आए हैं, क्योंकि अगर आप पेपर का एनालिसिस करो और पेपर को अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो मध्य प्रदेश का रहा है। मध्य प्रदेश के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं और मध्य प्रदेश के प्रश्न सभी क्षेत्रों से हैं, इतिहास से भी हैं, मध्य प्रदेश की पॉलिटी से भी हैं, मध्य प्रदेश की जोग्राफी से भी है, कुछ आपके फंडामेंटल क्वेश्चन भी हैं, कुछ जनगणना के क्वेश्चन भी हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन हमको कॉन्सेप्चुअल भी देखने को मिले हैं। दोनों प्रकार से प्रश्न है। यद्यपि पेपर का एनालिसिस करने के बाद यही समझ में आता है कि पेपर सरल ही था। पिछले विगत वर्ष की तुलना से अगर हम उसकी तुलना करें तो सरल पेपर ही आपका माना जा रहा है। तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं ज़्यादा जाने की संभावना ही है, पिछली बार की तुलना में कट ऑफ बढ़ेगा। यद्यपि चलिए फिर अब भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मध्य प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आपके आए हैं और उनके क्या क्या उत्तर आपके रहेंगे। तो मेरे हाथ में अभी पेपर जो है डी है, ये डी सेट मेरे हाथ में है। डी सेट में जो भी हम मध्य प्रदेश के प्रश्न आए हैं उनको देखते चलेंगे और उनका आंसर देखते जाएंगे कि इसका आंसर आपका क्या सही इसका उत्तर होना चाहिए। जैसे आप देखोगे कि केवल हम अभी मध्य प्रदेश का ही डिस्कस करेंगे, अन्य विषयों के जो क्वेश्चन हैं वो आपके प्रत्येक एक्सपर्ट आएंगे और उसको आपको डिस्कस आपका होगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का डिस्कशन आप मेरे साथ करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रश्नों में आप अपने पेपर से इसको मिलाते जाइएगा। जैसे एक प्रश्न आया है डी सेट से, मैं आपको करवा रहा हूँ, आप अपने अपने सेटों से क्वेश्चनों को देख सकते हैं। जैसे एक प्रश्न आया है आपका अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ संबंधित है, एक प्रश्न है उसमें, अटल प्रगति पथ किससे संबंधित है? अटल प्रगति पथ, ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि अटल एक्सप्रेस वे। इसका पुराना नाम मैं आपको बता दूं, चंबल एक्सप्रेस वे है और भारत सरकार की जो भारतमाला परियोजना है ये उसी का एक भाग है। और आप देखोगे एक सड़क एक्सप्रेस वे है ये, और ये राजस्थान, आप देखोगे कि राजस्थान, ठीक, मध्य प्रदेश और किसको, यूपी को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। आप देखोगे इसकी कुल लंबाई लगभग 404 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और मध्य प्रदेश का जो ग्रिड क्षेत्र है, या आप बोल सकते हो कि चंबल क्षेत्र है मध्य भारत का, मुख्य रूप में चंबल क्षेत्र से ये गुजरता है। चंबल क्षेत्रों में भी आप देखोगे कि श्योपुर, ठीक, मुरैना और भिंड ये जो जिले हैं यहाँ से ये क्या करता है, निकलता है। जैसे आप देखोगे कि ये जो एरिया है मध्य प्रदेश का, इस एरिया से ये निकलेगा राजस्थान से होते हुए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका मंदसौर, धार, मंडला, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ग्वालियर चंबल क्षेत्र, यानी कि इसका डी आंसर लगेगा। जो अटल प्रगति पथ है वो आपके ग्वालियर, चंबल और आपका चंबल क्षेत्र, वहाँ से आपका ये निकलेगा। तो इसका आंसर आप डी लगा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका मध्य प्रदेश का आया है, अगला डी सेट के अंतर्गत 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपका है कि 600 मेगावाट क्षमता का सौर तरंग परियोजना
सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? आपको मालूम है विगत कुछ वर्षों में या पिछले साल ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक सोलर फ्लोटिंग जो है प्रोजेक्ट की स्थापना की है और ये 600 मेगावाट का है। और आप देखोगे कि ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? आपके खंडवा में है। खंडवा में भी जो ओंकारेश्वर बांध है वहाँ पर ही खंडवा में है और 600 मेगावाट है। भारत की सबसे बड़ी हम बोल सकते हैं कि फ्लोटिंग प्रोजेक्ट क्या है? आपकी फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है, सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश सहित भारत का ये सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर हम लगा सकते हैं। इसका जो है इसमें ऑप्शन थे आपके गांधी सागर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, बरगी। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी, ओंकारेश्वर खंडवा के इसके साथ हम जाएंगे। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ओंकारेश्वर। अगला प्रश्न आपका है कि मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? प्रश्न है आपका चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? ये आप देखोगे खेल-कूद से प्रश्न है, खेल-कूद समसामयिकी से प्रश्न है ये। तो चिंकी यादव, और इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं निशानेबाज, तैराकी, हॉकी और क्रिकेट। तो इसका ए आंसर सही है आपका, शूटिंग या निशानेबाजी से आपका संबंधित है। चिंकी यादव एक मध्य प्रदेश में, मैं आपको बताऊं, इनका जन्म भोपाल में हुआ था और ये शूटिंग करती हैं। आपका 25 मीटर जो आपका 25 मीटर पिस्टल है ये इनकी खेल का हम बोल सकते हैं कि विधा है। 25 मीटर पिस्टल में ये निपुण है और इन्होंने कई सारे राष्ट्रीय और आपके राज्य के कई सारे पदक इन्होंने जीते हैं। तो चिंकी यादव को हमको पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश के किससे? आपके शूटिंग से संबंधित है। ठीक है। अगला मध्य प्रदेश का अगला प्रश्न है जिसका नाम है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर। ये भी समसामयिकी संबंधित प्रश्न है। विवेक सागर किस खेल से आपके संबंधित है? तो विवेक सागर के बारे में बता दूं, पहली बात तो ये इनका संबंध हॉकी से है, हॉकी से ये संबंधित है। और दूसरी बात ये कि इनके साथ एक खास हम बोल सकते हैं कि इनकी अद्वितीय पहचान ये है कि बहुत ही कम उम्र के भारतीय टीम में शामिल होने वाले बहुत ही कम उम्र के ये आपके हॉकी प्लेयर रहे हैं। कौन? आपका विवेक सागर। और ये मिडफील्डर, हॉकी में आप जो खिलाड़ी खेलते हैं सबकी अपनी अपनी एक पोजीशन होती है, उसमें एक मिडफील्डर एक पोजीशन होती है, तो मिडफील्डर के रूप में जाने जाते हैं विवेक सागर। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपका अभी हाल ही में 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, उस ओलंपिक में आप देखोगे कि इनकी प्रमुख भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख आपके भारतीय हॉकी टीम में ही सम्मिलित थे और ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, इटारसी से क्या है? आपके संबंधित हैं। तो हम क्या लगा सकते हैं? हॉकी लगा सकते हैं इसका आंसर। अगला मध्य प्रदेश से अगला प्रश्न की चर्चा करें हम, तो अगला प्रश्न मध्य प्रदेश से है जिसमें एक प्रश्न आपका संविधान से है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो उसमें पूछा है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पूछी है। ठीक है। तो आपको मालूम है कि राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है। भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 315 में आप देखोगे आपका राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। और आपको मालूम है कि ये राज्य में जो भर्ती परीक्षा होती है लोक सेवकों की, उसको कंडक्ट कराने का आयोजन कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग करता है। तो अब आपने प्रोविजन इसके अंतर्गत पढ़ा होगा कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति आपका करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति आपकी की जाती है। यद्यपि हमको यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि इनको हटाने का जो प्रावधान है, हटाने का प्रावधान बेसिकली अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? आपका राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन क्या थे इसमें हम देखें तो ऑप्शन इसमें दिए हुए थे आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो हम लगा सकते हैं इसका ए आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका राज्यपाल के द्वारा। तो ये भी एक आपका कैसा था? महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला हम मध्य प्रदेश के अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है आपका कि किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? या बैगा विकास यानी कि बैगा जनजाति के विकास के लिए एक अभिकरण बनाया है, बैगा विकास अभिकरण।
तो बैगा जनजाति का आप निवास क्षेत्र देखोगे, निवास क्षेत्र के आधार पर मंडला में निवास करती है, और आप देखोगे शहडोल में निवास करती है, बालाघाट में निवास करती है, इन क्षेत्रों में इसका अभिकरण है। रायसेन इसका जहाँ तक मुझे लगता है इसका उत्तर होना चाहिए। रायसेन में आपका ना तो बैगा जनजाति उतनी मात्रा में है और न ही वहाँ पर कोई विकास आपका अभिकरण है, तो इसका आंसर सी लगा देंगे हम कि रायसेन इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला मध्य प्रदेश का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं रहे हैं, मतलब कौन मध्य प्रदेश के चित्रकार नहीं रहे हैं। तो चित्रकार के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है आपका नारायण श्रीधर बेंद्रे, तो ये तो मध्य प्रदेश के जाने माने चित्रकार हैं बेंद्रे साहब। दूसरा विष्णु चिंचालकर, ये भी मध्य प्रदेश के आपका देवास से संबंधित बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं, ठीक है। तीसरा सी आंसर है नाना साहेब आपका पेंसे, और चौथा डी आंसर है आपका अमृतलाल बेगड़। तो यहाँ पर कंफ्यूजन दो में थी, या सी, जैसे एक तो इसका नाना साहब पेंसे को लेकर और दूसरा अमृतलाल बेगड़ को लेकर। तो देखो, यद्यपि हम जानते हैं कि अमृतलाल बेगड़ एक साहित्यकार भी हैं और आपने देखा होगा जबलपुर से संबंधित हैं, ठीक है, और इन्होंने नर्मदा नदी के ऊपर कई सारी पुस्तकों का क्या किया है, लेखन किया है। नर्मदा तीरे तीरे नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या किस में चले जाएंगे, आपके जो है एक साहित्यकार है, साथ ही साथ अमृतलाल बेगड़ एक चित्रकार भी रहे हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन जो आपके नाना साहेब पेंसे हैं, ये इंदौर घराने से संबंधित एक बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं। तो इसका आंसर इसीलिए सी बनता है। कौन सा आपका, कि सी आंसर पर जाएंगे हम, नाना साहेब पेंसे पर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन चित्रकार नहीं रहे हैं, तो इसका सी आंसर एकदम सही है। अगला हम बात करें, अगला प्रश्न है कि किस तीर्थ स्थान को मांधाता नाम है उसका, मांधाता के नाम से जाना जाता है। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, या जिन बच्चों ने मध्य प्रदेश जो मैंने पढ़ाया है आपने मुझसे पढ़ा होगा, या जो है ऑनलाइन लेक्चर ऑफलाइन लेक्चरों में, या अपनी बुक से भी पढ़ा होगा, तो आपने देखोगे कि मांधाता बेसिकली ओंकारेश्वर को जानते हैं। जो ओंकारेश्वर नगरी है उसी को हम क्या कहते हैं, मांधाता के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ना तो इसका आंसर कामतगिरी है, ना ही अमरकंटक है, ना ही महेश्वर है। इसका अधिकतर लोगों ने महेश्वर के ऊपर लगाया है आंसर, पर महेश्वर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, मांधाता, ठीक है ना। तो मांधाता तो किसका प्राचीन नाम है, तो मांधाता ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है आपका तुर्गी देखिए, इसका सही नाम तो कलगी तुर्रा है, कलगी तुर्रा गायन, कलगी तुर्रा गायन है। हालांकि आयोग ने इसको पलट के पूछा है, आयोग ने इसको पूछा है कि तुर्गा कलंगी या तुर्गा कलंगी या तुर्गा कलगी जो है आपका लोक गायन जो बेसिकली है, या लोक नाट्य जो है बेसिकली किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो कलगी तुर्रा बेसिकली ये निमाड़ क्षेत्र का है। कहाँ का है ये, निमाड़ क्षेत्र का है, ठीक है। और निमाड़ क्षेत्र में इसको किया जाता है। मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि ये रात के समय में, और चंग की थाप पर एक वाद्य यंत्र होता है, चंग की थाप पर आप देखोगे दो अखाड़े बनाए जाते हैं, अखाड़ा नंबर 1, अखाड़ा नंबर 2। इसमें कलगी एक अखाड़ा होता है, कलगी अखाड़ा, एक होता है तुर्रा अखाड़ा, और बीच में गुरु होते हैं। फिर रातों रात ये प्रतिस्पर्धात्मक एक गायन शैली है, सब बीच बीच में उठ के लोक नाट्य का आयोजन भी किया जाता है। बेसिकली ये मूल विधा के रूप में देखोगे तो लोक गायन ज़्यादा है, ठीक है। और आप देखोगे कि निमाड़ क्षेत्र में आप खंडवा खरगोन रीजन में ये आपका रातों भर चलता है। बाद में जो गाना नहीं गा पाता है, ठीक है, उसको हारा मान लिया जाता है। गुरु जो होता है वो इनको क्या घोषित करता है, विजेता घोषित करता है। तो ये कलगी तुर्रा बहुत फेमस है, निमाड़ क्षेत्र का बनाया। ये कल्चर से आपका क्या था, प्रश्न है, तो इसका हम निमाड़ के साथ आंसर जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। कौन सा अभिलेख प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। विश्व में सबसे पहले विज्ञापन के तौर पर जाना जाने वाला अभिलेख, ठीक है। ऑप्शन उसमें दिए हुए, दसपुर अभिलेख, ठीक है, सोगरा अभिलेख, सूफिया अभिलेख, एरन अभिलेख, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। पर जहां तक इसका मजबूत उत्तर प्रतीत हुआ है
वो है आपका दसपुर। दसपुर अभिलेख आपको मालूम है कि ये मंदसौर में है, मंदसौर में ये अभिलेख है दसपुर अभिलेख, और ये बहुत ही प्राचीन अभिलेख है। इसमें कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है, ठीक है, यशोधर्मन की भी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आपको मालूम है रेशम बुनकर जो मंदसौर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था, सूर्य मंदिर का एक निर्माण किया था, ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर है ये, और रेशम बुनकर की श्रेणी ने, रेशम बुनकर की जो श्रेणी है उनके द्वारा ये सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? दसपुर अभिलेख से मिलती है। तो इसका जो मजबूत पक्ष, मजबूत आंसर मेरे हिसाब से दसपुर आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, आगे हम और देखते हैं मध्य प्रदेश के अगले प्रश्नों को। अगला परिवहन से प्रश्न है, और उन्होंने परिवहन आप दिया हुआ है, नेशनल हाईवे दिए हुए हैं। मैं आपको बताऊं नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे में उन्होंने पूछा है कि देख लीजिए आप NH46, NH44, NH39 और NH30, ठीक है, इनका आपको मिलान करना था जोड़ी में। तो मैं बता दूं कि ये बेसिकली भोपाल से निकलता है, ठीक, ये बेसिकली सागर से निकलेगा, ठीक, और ये आपका छतरपुर 39, छतरपुर या खजुराहो, ठीक, और ये जबलपुर से ये निकलता है। बेसिकली ये मध्य प्रदेश के लंबवत क्या हैं? ये मध्य प्रदेश के लंबवत नेशनल हाईवे, मध्य प्रदेश से निकलने वाले लंबवत आपके हाईवे हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कि ये निकलता है ऐसे 46, फिर ऐसे ये निकलता है 44, फिर ऐसे 39 और फिर ऐसे निकलता है 30। ये सब एक मैप के द्वारा में, आप जब आपको क्लास होती है या जो महात्मा गांधी की जो क्लासें हुई हैं MP की, वहाँ पर ये आपको बताया गया है विस्तृत रूप में, ठीक। तो इसका आंसर आप मिलान कर लेना, इसीलिए आंसर मैं बता देता हूँ, इसका C आंसर बनेगा। इसी से आप मिलान करके निकाल सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? C आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका फिर से एक और मध्य प्रदेश के परिवहन से दिया हुआ है। उसमें प्रश्न पूछा गया है आपका कि कौन सा मध्य प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा नहीं है, ये प्रश्न है आपका। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भोपाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आपने सुना होगा कि राजा भोज हवाई अड्डा, ठीक है, और इंदौर में आपको मालूम होगा कि देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय होलकर हवाई अड्डा, ये भी है। लेकिन जो आपके ग्वालियर, कौन सा? ग्वालियर और दूसरा क्या था आपका? छतरपुर वाला, छतरपुर में दिया था, यानी कि खजुराहो, ठीक, ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है। तो आंसर ग्वालियर और कौन सा हो जाएगा आपका? खजुराहो। तो इसमें देखते हैं हम कौन सा आंसर में, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर C 3 और 4 इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कि इसमें जो है बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखोगे कि अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में से कौन सा स्थान और जिला ताप विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? ताप विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है, ताप विद्युत केंद्र पूछा है, यानी कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट से प्रश्न किया है। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में 9 थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं, और अधिकतर विद्युत का उत्पादन किससे होता है? हमारे यहाँ पर ताप विद्युत से होता है। तापीय विद्युत हमारे यहाँ पर 65% से भी अधिक विद्युत आप देखोगे ताप से होती है हमारे यहाँ पर, और सब अलग अलग जगह लगे हुए हैं, ताप विद्युत केंद्र स्थापित हैं। सबसे बड़ा आपको मालूम है सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है, और बैतूल में सारिणी है ही, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है, बीर सिंहपुर में आप देखोगे उमरिया, मतलब संजय ताप विद्युत केंद्र है, उसको बीर सिंहपुर उमरिया में बोलते हैं। लेकिन इसका जो डी आंसर है, दोंगलिया, मुंडी, खरगोन, तो इसका डी आंसर बिल्कुल है कि खरगोन में कोई भी ताप विद्युत केंद्र आपका नहीं है। यद्यपि खंडवा अगर आंसर होता, खंडवा में संत सिंगाई ताप विद्युत केंद्र है, लेकिन यहाँ पर खरगोन में कोई भी ताप विद्युत केंद्र नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी उत्तर इसका पूरी तरीके से सही है, दोंगलिया, मुंडी, खरगोन वाला डी उत्तर इसका सही है, ठीक है। ये मैं आपको मध्य प्रदेश के वो उत्तर बता रहा हूं जो एकदम से श्योर हैं, और अधिकतर जो है इनके उत्तर हमको प्रमाणित हो चुके हैं सामान्यतः। इनमें यहाँ पर ज़्यादा कोई आपका बढ़ने या घटने की गुंजाइश आपकी नहीं होगी, ठीक है। फिर भी अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की मान्य करेंगे हम लोग, कुछ समय बाद आयोग भी अपनी उत्तर कुंजी डाल देगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा युग्म सुमलेखित नहीं है? मतलब आपकी सिंचाई परियोजनाएं और जिला दिए हुए हैं कि कौन सी सिंचाई परियोजना कहां पर है, और आपको देखना है कि सुमलेखित नहीं है। जैसे पहला, बरगी परियोजना जबलपुर में, ये बिल्कुल सही है। आपको मालूम बरगी जबलपुर की एक नदी है, ठीक है, बरगी, तो यहीं पर आप देखोगे, इसी पर कौन सी परियोजना है? बरगी परियोजना है। इसको रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा आप देखोगे तवा परियोजना। तवा परियोजना आपको मालूम है होशंगाबाद में है, ठीक है ना। होशंगाबाद में भूमि की समतलीकरण करने के लिए, इसको भूमि की समतलीकरण, सिंचाई, विद्युत के लिए इसको स्थापित किया गया था, और लगभग यहाँ पर 1000 मेगा जो विद्युत वो आपका क्या है, प्रस्तावित है। याद रखना, ये तवा और धेनवा नदी के संगम पर बनी हुई है तवा परियोजना, ठीक है। तो इसका ये उत्तर भी सही है, ठीक है। डी आपका सी, मटियारी बांध मंडला, ये भी सही है। मटियारी बांध बेसिकली मंडला में है। मटियारी नर्मदा की एक सहायक नदी है। और बारना घाटी परियोजना, तो बारना घाटी परियोजना का इसमें उज्जैन दिया हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि बारना घाटी परियोजना बेसिकली आप देखोगे ये भोपाल, रायसेन, सीहोर इनके बीच में है। भोपाल में ज़्यादातर है, भोपाल, रायसेन, सीहोर तीनों इससे लाभान्वित होते हैं। उज्जैन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, इसका पूरी तरीके से सही है कि जो आपका बारना घाटी परियोजना बेसिकली उज्जैन में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 34 वाला, इसका आंसर आपका डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हम मध्य प्रदेश से देखते हैं। अगला हम मध्य प्रदेश से देखते हैं कि दो कोटेशन है मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से संबंधित है। पहला कोटेशन है कि मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। मालवा रीजन आपको मालूम, मैंने पढ़ाया होगा, मालवा का पठार यहीं पर आपको बताया होगा। यहाँ पर क्या है, सूती मिल, तो बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में आप देख लो, उज्जैन में है, ठीक है, इंदौर में है, देवास में है। ये तब भी कई सारी मिलें बंद भी हो चुकी हैं, पर कई सारी काम भी कर रही हैं, ठीक है। तो देवास, इंदौर, ठीक है, उज्जैन, ये सब काफ़ी सारी सूती मिलों के लिए प्रसिद्ध है। पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा इसका क्या ऑप्शन बनता है कि दूसरा है मालवा के पठार में काली मिट्टी आवृत है। कौन सी मिट्टी है आपकी? काली मिट्टी। तो आप देखोगे कि संपूर्ण मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। यद्यपि ये बात अलग है कि काली मिट्टी में भी साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन वो भाग किसका है? काली मिट्टी का। इसीलिए इसके दोनों आंसर क्या हो जाएंगे आपके? सही। एक भी सही है और कौन सा आपका? दोनों भी सही है, ठीक है ना। डी इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, एक और दो आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगला प्रश्न हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। जैसे एक प्रश्न आपका पूछा है कि मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है, मतलब का सबसे कम सेक्स रेशियो वाला जिला कौन सा है? सेंसस मैंने पढ़ाया है और जनगणना में खूब आपको अच्छे से मैंने तैयार करवाया था, ठीक है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो आप देखोगे जो हमारा मध्य भारत का बेल्ट है, मध्य भारत का बेल्ट लिंगानुपात की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जिसमें आप देखोगे तीन ऊपर जो जिले हैं, एक आपका भिंड, मुरैना और कौन सा? ग्वालियर। ये तीन जिले, ठीक है, तीनों भाई भाई हैं। ये कौन कौन? आपका भिंड, मुरैना और कौन सा? ग्वालियर। इनमें आप देखोगे जो भिंड है, यहाँ पर लगभग आप 837 यहाँ का क्या है? लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मध्य प्रदेश का। कम से कम पितृसत्तात्मक सोच यहाँ पर ज़्यादा है, ध्यान रखना। तो ये भिंड इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भिंड के बाद मुरैना, मुरैना के बाद कौन सा? ग्वालियर। पर हमारे ऑप्शन में शुरुआत में देखोगे, अगर आप ऑप्शन की बात करें, पहला बालाघाट है जो बिल्कुल नहीं है, डिंडोरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। भिंड, सी आंसर इसका बनेगा भिंड। तो आप आई होप आप सब इसके साथ भिंड के साथ आप भिंड वाला ऑप्शन आपने टिक किया होगा। अगला इसका प्रश्न है, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो देखो मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, ये आप जो 2000 मतलब अभी हाल ही में आप देखोगे नया सिलेबस बदला है, उस सिलेबस के पहले आप देखोगे मध्य प्रदेश की जो मुख्य परीक्षा थी, मुख्य परीक्षा में कृषि जलवायु क्षेत्रों को डाला गया था। और वैसे भी प्रीलिम्स के दौरान भी हम पढ़ते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। कृषि 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो इसका उत्तर बनेगा सी। कृषि जलवायु क्षेत्र का क्या मतलब है? कृषि जलवायु क्षेत्र का मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर विशेष फसल को उगाया जाना चाहिए
और जो वहाँ को जलवायु के रूप में, ठीक है ना, आपका आप देखोगे जलवायु के रूप में, तापमान के रूप में, आर्द्रता के रूप में इसके घटक है, उसको सपोर्ट करे और उसमें वही फसल आपका बेसिकली की जाए, उसी को बढ़ावा दिया जाए, तो वो आपके कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। वैज्ञानिक फिर उस क्षेत्र में उसी फसल को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र के रूप में। आगे बढ़ते हैं अगला कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वेल को महारत्न का दर्जा कब दिया गया। देखिए वेल एक आपको मालूम है कि महारत्न कंपनी है और ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसको आपका क्या महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन 2013 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका इंदिरा गांधी ट्राइबल्स विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में है। मतलब इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस नगर में है, तो मैं आपको बता दूं कि 2008 में इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। कहाँ पर है आपका, अनूपपुर जिले में है। और अनूपपुर में भी बेसिकली आप देखोगे कहाँ पर, अमरकंटक में। कहाँ पर है ये, अमरकंटक में स्थित है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप भी लगा सकते हैं, अमरकंटक में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, शॉर्ट में आपको बता देता हूं मैं, इस किस शहर को, मतलब ऐसा कौन सा शहर जिसको कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है, या किस शहर में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है उत्खनन कर रहा है, कोयले का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है वो, ठीक है, कॉपर प्रोजेक्ट है। तो आपका जंगलधरी, चकरिया, इम्बालिया और इसका डी ऑप्शन है आपका मलाजखंड। तो ये तो बहुत ही ओपन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मलाजखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलाजखंड। तो मलाजखंड इसका उत्तर बिल्कुल सही है, एकदम से मलाजखंड के साथ आप जाएं, ठीक है। मलाजखंड को कॉपर नगरी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस आपका बालाघाट में कॉपर नगरी के नाम से जाना जाता है। विशाल मात्रा में कोयला निकला है, बहुत बड़ी खुली खदान है ये, ठीक है। और लगभग आप देखोगे कि 170 मीटर ये लंबी है और 20 मीटर क्या आपकी चौड़ी है। बहुत ही अच्छा जो आपका मतलब सबसे अच्छा कॉपर यहाँ पर यहीं से मिलता है, तांबा यहीं से मिलता है, तांबे की बात कर रहे हैं तो यहीं से मिलता है। अगला देखें हम, नेक्स्ट अगला मध्य प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनके बारे में। अगला नदियों से प्रश्न है, नदियों के जोड़ी के मिलान के रूप में। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप देखोगे बेतवा नदी, ठीक है, तो बेतवा मैं आपको बता दूं यमुना में मिलती है, आप मैच कर लेना, ठीक। दूसरी नदी इसमें दी हुई है आपकी छिप्रा, तो छिप्रा आपको मालूम है कि ये मैंने पढ़ाया है, चंबल की सहायक नदी है छिप्रा नदी, ठीक है। तीसरा आप देखोगे कि बैनगंगा, तो बैनगंगा के बारे में आपको बता दूं कि बैनगंगा नदी जो है बेसिकली गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। एंड 4 मैं आपके बारे में बताऊं तवा, तो तवा आप देखोगे कि तवा नदी जो है बेसिकली कहाँ पर है आपका, तवा नदी नर्मदा, किसमें मिल जाती है, नर्मदा मिल जाती है, ठीक। तो ये इसका ये वाला युग्म आप मिला लीजिए, पर मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं कि इसका ऑप्शन बी उत्तर इसका पूरी तरीके से क्या है, सही। आप मिलान कर लीजिए तो बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो अगले प्रश्न आप देखोगे जलवायु से, मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित आपका प्रश्न है। प्रश्न हम पढ़ते हैं, उसमें हम देखेंगे कौन सा सुमेलिखित नहीं है मध्य प्रदेश की जलवायु से। मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश की कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है और 21 जून को आपको मालूम है सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकाल ज़्यादा मात्रा में रहता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो बिल्कुल प्रभावित होती है। दूसरा ऑप्शन है कि ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश आप देखोगे ऊपर आता है तो उपोष्ण क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर है तो उपोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और गर्म जलवायु यहाँ की है ही, तो मतलब दूसरे ऑप्शन में भी पूरी तरीके से दम है और सही उत्तर है। अगला, मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में दोनों शाखाएं वर्षा कराती हैं। और डी, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा 50% नहीं होती, बल्कि हमारे यहाँ पर 80 से 85% वर्षा आप देखोगे किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और भारत में मतलब मध्य प्रदेश में आप देखोगे बहुत ही कम वर्षा अन्य सोर्सों से होती है। जैसे आप देखोगे ग्रीष्म मतलब कि हमारे यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून ही पूरी तरीके से, और हमारे यहाँ कोई ऐसा
गर्मियों में छोटे छोटे चक्रवातों से हो जाती है, वर्षा ऋतु आपका शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से हो जाती है कुछ ही मात्रा में, लेकिन अधिकतर मात्रा हमारे यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है 85%। तो डी इसका ऑप्शन हम जाएंगे, डी के साथ, डी इसका हमको गलत प्रतीत होता है, तो डी आंसर इसका बन जाएगा। अगला हम बात करें मध्य प्रदेश में किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा का प्रश्न आपका पूछा है कर्क रेखा से कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कौन से जिलों से आपका नहीं निकल रही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 5 संभाग और 14 जिलों से होकर निकलती है। कितने? 5 संभाग और 14 जिलों से होकर 14 जिले से होकर निकलती है। और आप देखोगे कि उनमें आपका जैसे इन उज्जैन है तो उज्जैन में उज्जैन संभाग की बात करें तो रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा इनसे निकलती है। भोपाल संभाग के 5 जिलों से निकलेगी। भोपाल एकमात्र है संभाग है जिनके 5 से निकलती है। सागर में सागर और दमोह से निकलती है। जबलपुर में कटनी जबलपुर से निकलती है। और शहडोल में आप देखोगे तो शहडोल और किससे आपका उमरिया से निकलती है। तो यानी कि आपका इंदौर उत्तर इसका नहीं होगा, यानी कि डी आंसर पर हम जाएंगे कि कर्क रेखा आपका इंदौर से आपकी नहीं निकलती। डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला हम बात करें कि मध्य प्रदेश की किस क्षेत्र में आपका किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती, मतलब काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा नहीं है। देखिए मैंने आपको जब मृदा पढ़ाई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में उस समय में जो बच्चों ने अच्छी तरीके से सारे लेक्चर लिए होंगे उनको अच्छे से पता होगा। अगर हम मध्य प्रदेश का एक काम चलाओ मैप बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक। अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये आपको मालूम है कि काली मिट्टी के बारे में देखें हम तो काली मिट्टी ये पूरे सेक्शन में मिलती है। ये मान लीजिए मालवा का पठार, ये नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र और जाएगा ऐसे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, ये मालवा, ये नर्मदा सोन और ये सतपुड़ा मैकाल, ठीक है। ठीक, ये आपको मालूम बघेलखंड का पठार आ जाता है, ये बघेलखंड है, ठीक है। यहाँ पर लाल पीली मिल जाती है, ये बघेलखंड है, ठीक है। ये वाला मध्य भारत का पठार है, ये मध्य भारत है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है, यहाँ पर आप देखोगे तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अब आप समझ जाएंगे ये पूरा काली मिट्टी का मैदान है, ये पूरी काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर काली मिट्टी है, काली मृदा है। अब प्रश्न देखते हैं, पूछ रहा है कि काली मृदा कहाँ नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है हमको कि मालवा का पठार, तो मालवा के पठार में तो है भाई। दूसरा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, यहाँ पर भी काली मिट्टी है। आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी यहाँ पर भी है। और 30 आपका बघेलखंड का पठार है, शी आंसर। बघेलखंड के पठार में काली मिट्टी प्राय हमको नहीं मिली क्योंकि यहाँ पर लाल पीली मिट्टी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करें मध्य प्रदेश के अगले प्रश्न की बात करें तो मालव संवत किस नाम से जाना जाता है। तो कृत संवत को, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मालव, तो कृत संवत को बेसिकली किस संवत जाना जाता है, मालव संवत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के इतिहास से है। स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में कौन सा असत्य है, यानी कि जो आपका 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछा गया है और पूछा है कि कौन सा असत्य हमको छांटना है। पहला ऑप्शन है कि ख्वाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। बिल्कुल सही बात है कि ख्वाजा नायक और भीमा नायक दोनों ने ही ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्या किया था, संघर्ष किया था। आप देखोगे पश्चिमी निमाड़ में इन्होंने आपका ब्रिटिश को कड़ी टक्कर दी, अम्बापानी का युद्ध लड़ा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता सेनानी में शंकर शाह ने गढ़मंडला राज्य से संबंधित थे, बिल्कुल सही बात है। ये आपके रानी दुर्गावती के वंशज थे, इनका एक पुत्र भी थे। तो शंकर शाह और कौन से आपके रघुनाथ शाह, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भी किया। यद्यपि बाद में इनको अंग्रेजों ने तोपों से बांधकर उड़वा दिया था, ठीक है। तो ये भी सही है। सी आंसर, रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र आपका देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। बिल्कुल ये भी इसका ऑप्शन सही है। सिपाही बहादुर
सरकार की स्थापना इंदौर में हुई, ये इसका आंसर नहीं है, डी इसका आंसर, क्योंकि सिपाही बहादुर सरकार 1857 की क्रांति में एक सरकार थी जो स्थानीय सेना मतलब सैनिक थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह कर दिया था और सीहोर छावनी के आसपास इन्होंने विद्रोह किया था, इंदौर में नहीं किया था, सीहोर में उन्होंने विद्रोह किया था 1857 की क्रांति के अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, यानी सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की, इंदौर में नहीं, ये सीहोर के आसपास आपकी छावनी के आसपास की गई थी। अगला, गोटमार का मेला कहाँ लगता है? प्रश्न, इंदौर, मंदसौर, छिंदवाड़ा, खरगोन। तो गोटमार का मेला बेसिकली छिंदवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में इसका आयोजन किया जाता है गोटमार के मेले का। और मैं आपको बता दूं कि ये भाद्रपद एक माह में लगता है और छिंदवाड़ा में बेसिकली एक क्षेत्र है, कौन सा आपका? पांडुरना। तो पांडुरना में इसका आयोजन किया जाता है गोटमार का मेला। वहाँ का फोक आपका फेयर है और कई लोग स्थानीय जनजाति लोग इसको देखने को आते हैं। अगला प्रश्न है साहित्यकारों से संबंधित प्रश्न है जोड़ी के रूप में, और बताना है कि कौन सा सुमलेखित नहीं है। कई सारी रचनाएं जो है उन्होंने दी है और आपको छांटना है। जैसे ए ऑप्शन में दिया हुआ है हरिशंकर परसाई, ये मध्य प्रदेश के, आपको मालूम है होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था, एक बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं, इन्होंने हंसते हैं रोते हैं, बिल्कुल सही बात है। रानी नागफनी की कहानी, दोनों ही सही है। फिर बी ऑप्शन में इन्होंने दिया है कि भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, ठीक है ना, सतपुड़ा के घने जंगल और हिम तरंगिणी। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि हिम तरंगिणी पुस्तक इनकी ना होकर माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, ठीक है ना। तो हिम तरंगिणी पुस्तक इसमें नहीं आएगी, क्योंकि तो इसका ए बी ऑप्शन हम लगा देंगे। बाकी गजानन माता मुक्ति बोध की दोनों सही है, चांद का मुंह टेढ़ा, काट का सपना सही है, केशवदास की कवि प्रिय रसिक प्रिय ये भी सही है। केवल भवानी प्रसाद मिश्र की ये आपका हिम तरंगिणी से मैच नहीं खा रहा है, इसीलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर के साथ इसके हम जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश क्या, ये पॉलिटी से संबंधित है कि निम्न में से कौन से जो है राज्यपाल है मध्य प्रदेश के जो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरिविनायक पाटस्कर संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और केसी रेड्डी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। बीच के दो ऑप्शन है, एक आपका निरंजन नाथ बांचू और सत्यनारायण सिन्हा, निरंजन नाथ बांचू और सत्यनारायण सिन्हा 2 और 3, ये बेसिकली क्या है आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा आपका? 2 और 3, यानी बी उत्तर इसका पूरी तरीके से सही है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की पॉलिटी से एक और क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में आपका कौन से जो है विधानसभा सदन के नेता नहीं रहे, मतलब सदन के नेता कौन नहीं रहे हैं अपने कार्यकाल के? प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी। तो इसका बी आंसर ज़्यादा मजबूत है, बी, क्योंकि जो आपके गोविंद नारायण सिंह थे ये सदन के नेता नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री तो रहे लेकिन सदन के नेता ये आपके नहीं रहे। वैसे आपको बता दूं सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है, पर ये कुछ कारणों से सदन के नेता नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है आपका कि विधानसभा के ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जो प्रोटेम स्पीकर भी और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है रामकिशोर शुक्ला, इसका आंसर ए आंसर इसका हो जाएगा। ये आपके जो है प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, साथ ही साथ ये आपका उपाध्यक्ष भी रहे हैं और ये अध्यक्ष भी रहे हैं, बाकी कोई नहीं रहा है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला मध्य प्रदेश की पॉलिटी से संबंधित है कि अगर ग्राम सभा बेसिकली जो आपकी ग्राम पंचायत होती है उसकी कार्यकारी संस्था ग्राम सभा होती है, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक यदि सामान्यतः सरपंच करता है, सरपंच नहीं होगा तो उप सरपंच करता है। अगर सरपंच और उप सरपंच दोनों ही ना हो तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा क्या करती है? पंच का चुनाव करती है और वो पंच क्या करता है? उसकी बैठक करेगा। तो इसका डी आंसर हो जाएगा कि इस प्रायोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच उसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। तो इसका आंसर डी होगा। अगला हम बात करें, अगला प्रश्न आपका अगला पॉलिटी संबंधित है। मध्य प्रदेश में कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है? उन्होंने 3 समितियां दी हैं और आपसे पूछा है कि कौन सी समिति जिला पंचायत से संबंधित नहीं है। जैसे ऑप्शन ए सामान्य प्रशासन समिति, ऑप्शन बी कृषि समिति, ऑप्शन 3 शिक्षा समिति। तो तीनों समिति आप देखोगे, सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति, तीनों ही जिला प्रशासन से संबंधित क्या है? आपकी स्थायी समितियां हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, 1, 2, 3, यानी कि डी वाला आंसर, तीनों ही समितियां इसके अंतर्गत आती हैं। अगला हम बात करें कि विमुक्ति जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? विमुक्ति जाति दिवस तो 31 अगस्त, याद कर लेना आप लोग, 31 अगस्त की जो डेट है
वो आपका बेसिकली किसके रूप में, विमुक्ति जाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, श्री राम साहेब पांडे। श्री राम साहेब पांडे किस लोक नृत्य से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश के बहुत बड़े कलाकार है, श्री राम सहाय पांडे। श्री राम साहेब पांडे, श्री राम साहेब पांडे किस जो है आपके लोक नृत्य से संबंधित? तो ये मध्य प्रदेश के बहुत बड़े सांस्कृतिक कलाकार हैं, सागर से इनका संबंध है और राई नृत्य करते हैं। ये क्या करते हैं? राई नृत्य। राई को इन्होंने आपका राजकीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है श्री राम साहेब पांडे की। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री सम्मान से सुशोभित किया, मतलब पद्मश्री सम्मान इनको प्रदान किया है। तो ये बहुत बड़े आपके क्या है, नर्तक रहे हैं। ये कौन? श्री राम साहेब पांडे। अगला प्रश्न है, श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम किस जनजातीय कला से संबंधित है? मतलब किस जनजाति, मतलब ये जो आपकी दुर्गाबाई व्यायाम है ये बेसिकली एक कलाकार हैं ये भी, और भोपाल जनजातीय उत्सव में इन्होंने काफ़ी हद तक काम किया है और इनको कई सारे राजकीय और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। बेसिकली ये गौड़ जनजाति की रही हैं जो मंडला के आसपास से ये संबंधित है, मंडला से। और आप देखोगे कि गौड़ जनजाति से हैं। कई बच्चों ने इसमें बैगा लगाया है, पर बैगा ना होकर गौड़ जनजाति किसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखें, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना से संबंधित है। मध्य प्रदेश में आपको मालूम है एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रश्न पूछा गया था। एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद। मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, या जिस राज्य में जिसकी विशिष्टता है उसको बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ की है। हालांकि भारत सरकार पूरे देश में इसको मॉडल बना के चलाना चाह रही है। मध्य प्रदेश में हर जिले में कुछ ना कुछ आपका विशिष्ट चीज़ों को घोषित किया गया है। ठीक है, जैसे आप देखोगे एक जिला उत्पाद योजना के अंतर्गत बहुत ही फेमस जैसे बैतूल है, तो बैतूल में सागौन बहुत प्रसिद्ध है। सागौन को उन्होंने हाईलाइटेड किया है। ठीक है, इसे आप समझ सकते हैं। दूसरा आप देखोगे खंडवा, तो खंडवा बेसिकली मिर्च से संबंधित है, मिर्च के लिए, तो यहाँ से आप बना लो, 2 से बन जाएगा। उसके बाद 2 उत्पाद जो है, जैसे आपका जो नरसिंहपुर है, तो नरसिंहपुर तुअर दाल और गुड़ से संबंधित है। नरसिंहपुर गुड़ से आप समझ सकते हो, नरसिंहपुर में गन्ना ज़्यादा होता है तो गुड़ के साथ ही जाना है। ठीक है, फिर आपको मालूम है कि बालाघाट तो कोदो कुटकी, यद्यपि मैं आपको बता दूं बालाघाट में चिन्नौर चावल भी है, कोदो कुटकी भी है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। इसका सही आंसर होगा आपका डी आंसर, इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इससे आप इसको बना सकते हैं। अगला मध्य प्रदेश संबंधित प्रश्नों के बारे में अगर हम देखें, एक जैसे मान लीजिए कृषि के प्रकारों में ट्रक फार्मिंग, आपको मालूम है ट्रक कृषि के बारे में आप जानते ही हो कि ये साग सब्जी फूलों से संबंधित आपका वो है। ठीक है, एक अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 7 सदस्य। अगला हम अगर प्रश्न की बात करें मध्य प्रदेश से संबंधित, ठीक है, हाँ, अगला मध्य प्रदेश का प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश में कब हुई? तो आपको मालूम है 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई। और भोपाल गैस त्रासदी बेसिकली आप देखोगे कि एक मानव जनित आपका क्या था, औद्योगिक दुर्घटना थी, जिसमें MIC गैस का क्या हुआ था, बड़े स्तर पर रिसाव हुआ था। ठीक है, कई सारे लोगों की वहाँ पर मतलब जान गई थी, कई सारे लोगों को कैंसर, कई सारे लोगों को आपका जो है श्वास संबंधी रोग, बहुत सारी समस्याएं हुई थी। फिर उसको बचने के लिए ऑपरेशन फैद चलाया गया था, आपको मालूम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, 1984। ठीक है, 1984 में 1984। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ मोटे मोटे क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन आपको जिन जिन सब्जेक्टों के विषय के सर हैं वो आके आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, एक और प्रश्न अगर आप देख सकते हो, जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग में आपका जो है सदस्यों की जब नियुक्ति होती है तो उसकी सिफारिश में कौन कौन शामिल होता है? तो देखिए इसके 2 आंसर सही है, एक विधानसभा अध्यक्ष भी होता है और नेता प्रतिपक्ष भी होता है। तो इसके ए और सी दोनों आंसर आपके क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न थे। आशा कर रहा हूँ कि आपके समझ में आए होंगे। बाकी आपको बहुत जल्दी अन्य जो स्पेशलिस्ट हैं वो आके आपको अन्य सब्जेक्टों के बारे में बताएंगे। आई होप
मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का पेपर ठीक गया होगा। आप सब पुनः मेंस की तैयारी में जुट जाएं, जिनका पेपर अच्छा रहा हो, कट ऑफ मार्क्स से ऊपर जा रहे हो, ठीक है। और बाकी ये जो मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए हैं, हो सकता है इसमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, आंसर आयोग की आंसर की से आपको देखने को मिले, पर जहाँ तक मेरे ज्ञान और उसमें जो है नॉलेज में आया है, वो मैंने यहाँ से आपको ठीक बताने का प्रयास आपका किया है, ठीक है। फिर अब नए हमारी क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।